नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव शराज आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 13 के बारे में, जिसका नाम है नाभिक। इसमें दोस्तों हम लोग अपने 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके थे और आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर 13.5 के बारे में। दोस्तों, आज के लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है वो है रेडियो सक्रियता या रेडियो धर्मिता। ठीक है, ये शब्द आपने सुने होंगे। ठीक है, और ये जब भी नाभिक की बात होती है, ठीक है, तो उसमें इसका नाम ना सुनाई दे ऐसा नहीं होता। मतलब ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, अच्छा, अभी सबसे पहले मैं इसके बारे में एक चीज बताना चाहूंगा। पहली चीज कि रेडियो सक्रियता या रेडियो धर्मिता जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये अपने आप में काफी ब्रॉड है। मतलब इसके अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, और वो साइंटिस्ट जिन्होंने इसकी खोज करी, मतलब ये फिजिक्स की एक ब्रांच है। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी जो है वो फिजिक्स की एक ब्रांच है। ठीक है, तो फिजिक्स की ये ब्रांच की शुरुआत किसने की? जैसे ईएमआई की शुरुआत फैराडे ने की थी। ठीक है, आपको पता होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज सबसे पहले फैराडे ने की और उन्होंने ही इसको आगे बढ़ाया। उसके विद्युत चुंबकीय तरंगों से जुड़ी हुई विद्युत चुंबकीय प्रेरण से जुड़ी हुई काफी चीजें फैराडे ने ही खोजी थी। वैसे ही, ठीक है, मैडम क्यूरी नाम सुना होगा आपने। ठीक है, और उनके हस्बैंड पियरे क्यूरी, तो इन दोनों ने क्या किया था, इस पे बहुत काम किया था और फिजिक्स की ये जो ब्रांच बन के तैयार हुई है आज रेडियो एक्टिविटी, उसके जनक वही दोनों कहे जाते हैं। ठीक है, उन दोनों ने ही इस पे काफी काम किया था और इस चीज को आगे बढ़ाया था। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि रेडियो सक्रियता या रेडियो धर्मिता क्या है, जिसे इंग्लिश में हम लोग रेडियो एक्टिविटी भी बोलते हैं। क्योंकि जब ये चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो आपको ऐसी बहुत सारी चीजें सुनने को मिलेगी, ऐसे बहुत सारे टॉपिक देखने को सुनने को मिलेंगे जिसमें रेडियो एक्टिविटी जैसा शब्द का प्रयोग हुआ होगा। समझिएगा मेरी बात को। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी जैसे शब्द का प्रयोग हुआ होगा, ऐसा बहुत बार हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए इस चीज को हम लोग लेकर आगे बढ़ते हैं और इस चीज को समझते हैं। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि हमने जब बंधन ऊर्जा वक्र पढ़ा था तो हमने बोला था कि बहुत ज्यादा भारी परमाणु जो होते हैं, मतलब जिनकी द्रव्यमान संख्या मोस्टली 80 से अबव होती है। ठीक है, केस में क्या होता है, उनके केस में उनकी स्थायित्व की अगर हम बात करते हैं तो उनका स्थायित्व कम होता, मतलब वो ज्यादा स्थायी नहीं रह पाते। स्थायी नहीं रह पाते मतलब क्या है? अब इसका मतलब ये है कि वो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से अगर छोड़े जाएं तो वो ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते। ठीक है, अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, होता क्या है, होता कुछ इस तरह से है कि हम लोग वो सारे नाभिक, ठीक है, जो स्थायी नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने भीतर से अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं। ऐसा करने से फायदा क्या होगा? ऐसा करने से फायदा ये होता है कि जब भी कोई अस्थायी परमाणु या अस्थायी नाभिक, ठीक है, यहां पे दोस्तों हम लोग चैप्टर नाभिक पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, ये सारी घटनाएं जो मैं बोल रहा हूं, अल्फा कणों का उत्सर्जन, बीटा कणों का उत्सर्जन या गामा किरणों का उत्सर्जन, ये सब नाभिक से होते हैं। ठीक है, इसमें पूरे परमाणु को लेने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज नाभिक के चारों ओर के अगर इलेक्ट्रॉन हटा दिए जाएं तो वो पूरा परमाणु नाभिक में तो कन्वर्ट हो जाएगा। भाई नाभिक में क्या होता है, बस न्यूक्लियस होता है, उसके सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नहीं होते हैं, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये सारी घटनाएं न्यूक्लियस यानी कि नाभिक के लिए पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, तो मैं बोल रहा था कि जब भी नाभिक अपने भीतर से अल्फा कण, बीटा कण या गामा किरणों का उत्सर्जन करेगा तो वो एक स्थायी नाभिक में परिवर्तित हो जाता है। और वैसे भी अगर वो तत्व स्थायी नाभिक में परिवर्तित नहीं होगा तो वही है कि वो वातावरण में टिक नहीं पाएगा। ठीक है, एटमॉस्फेयर में वो लाई ही नहीं करेगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इस चीज को हम समझ गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां पे क्या है, इस पूरी घटना को समझेंगे और बोलेंगे जब कोई अस्थायी नाभिक अपने भीतर से अल्फा, बीटा तथा गामा किरणों का उत्सर्जन करके एक स्थायी नाभिक में परिवर्तित हो जाता है, तब इस संपूर्ण घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो सक्रिय क्षय बोलते हैं। ठीक है, और इस पूरे गुण को जो ये प्रदर्शित कर रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं रेडियो सक्रियता या रेडियो धर्मिता। ठीक है, रेडियो सक्रियता या रेडियो धर्मिता में परमाणु का जो नाभिक होता है वो अपने भीतर से अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरणों का उत्सर्जन करके एक स्थायी नाभिक में कन्वर्ट हो जाता है और
वो स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। ये पूरी घटना क्या कहलाती है? रेडियो सक्रियता, रेडियो सक्रिय क्षय या रेडियो सक्रिय विघटन, यानी कि रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, रेडियो सक्रिय विघटन मतलब रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, और ये जो गुण होता है, इस गुण को हम लोग बोलते हैं रेडियो सक्रियता। गुण कौन सा? कि अपने अंदर से अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन करके स्थायी नाभिक में परिवर्तित हो जाना, ये पूरा गुण रेडियो सक्रियता कहलाता है। ठीक है, अच्छा अभी हम लोग क्या बात करेंगे? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी टॉपिक में और जानेंगे रेडियो सक्रिय विघटन, जो मैंने अभी बोला, या रेडियो सक्रिय क्षय के प्रकार। ठीक है, टाइप्स और काइंड्स ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, यानी कि रेडियो सक्रिय विघटन के प्रकार। देखिए दोस्तों, रेडियो सक्रिय विघटन के टोटल 3 टाइप होते हैं। मैंने अभी बोला भी कि अल्फा कण निकलेगा, बीटा कण निकल सकता है और गामा किरणें निकल सकती हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम लोग सबको पढ़ेंगे। सबसे पहला टाइप का जो विघटन होता है वो होता है, विघटन कह लीजिए या क्षय कह लीजिए। ठीक है, रेडियो सक्रिय विघटन या रेडियो सक्रिय क्षय दोनों एक ही चीज है। ठीक है, इंग्लिश में से आप रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन बोल सकते हैं। अच्छा, अभी क्या है, पहले बोलेंगे अल्फा कण क्षय। ठीक है, तो इसको जरा समझिएगा। ये आपको पता है अल्फा कण क्या होता है? याद करिए, चैप्टर नंबर 12 में हम बात कर चुके हैं। अल्फा कणों की बमबारी रदरफोर्ड ने कराई थी, उसी के हिसाब से रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल पेश किया था। ठीक है, अल्फा कण क्या होते हैं? हीलियम परमाणु के नाभिक को ही अल्फा कण बोलते हैं। ठीक है, हीलियम परमाणु के नाभिक को ही हम लोग अल्फा कण बोलते हैं। अच्छा, यहां पे हमको समझना है कि अल्फा कण क्या होता है। ठीक है, अल्फा कण जान गए। अब ये क्षय क्या होता है, इसकी देखिए परिभाषा क्या बनाएंगे? बोलेंगे वह रेडियो सक्रिय क्षय जिसमें किसी अस्थायी नाभिक के भीतर से अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं, क्या कहलाता है? अल्फा कण क्षय कहलाता है। ठीक है, एक बार फिर सुनिएगा। ये रेडियो सक्रिय क्षय के हम लोग प्रकार पढ़ रहे हैं ना, तो बोलेंगे वह रेडियो सक्रिय क्षय जिसमें किसी अस्थायी नाभिक के भीतर से अल्फा कणों का उत्सर्जन होता है या अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं, क्या कहलाता है? अल्फा कण क्षय कहलाता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अल्फा कण क्षय जब होता है तो क्या होता है? जब भी किसी परमाणु के नाभिक से अल्फा कण निकलेगा तो इस प्रक्रिया को हम लोग अल्फा कण क्षय बोलेंगे। ठीक है, और उसमें होता क्या है, जब भी कोई भी नाभिक अल्फा कण निकालता है तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 की और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है? यही एग्जाम्पल है कि जब किसी यूरेनियम 92 यूरेनियम 238, ठीक है, ये यूरेनियम है। ठीक है, तो यूरेनियम जब अल्फा कण को निकालेगा, यहां देखिए अभिक्रिया का जो बाएं पक्ष होता है वो अभिकारक पक्ष होता है, दायां पक्ष उत्पाद पक्ष होता है। जानते ही होंगे, केमिस्ट्री में आप लोग ने देखा ही होगा। ठीक है, तो ये जो दाएं पक्ष में लिखा है मतलब ये आउटपुट है, ये हमें मिल रहा है। ठीक है, अब यहां से अल्फा कण मिल रहा है, इसका मतलब कि 92 यूरेनियम 238, ये जो यूरेनियम का नाभिक है ये क्या हुआ? ये बदल गया किसमें? थोरियम में, और एक अल्फा कण निकाल दिया, या यूं कह लीजिए इस यूरेनियम ने एक अल्फा कण को निकाल दिया और थोरियम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, चलिए अब आप यहां से देख रहे होंगे, जब इस नाभिक ने अल्फा कण को निकाला है तो द्रव्यमान परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो गई, 92 से घट के 90 हो गया, और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो गई, 238 से घट के 234 हो गया। ठीक है, चलिए ये बात तो हो गई अल्फा कण क्षय की। अब हम लोग बात करेंगे बीटा कण क्षय की। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दूसरे टाइप का जो क्षय हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है बीटा कण क्षय। इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं बीटा पार्टिकल डिके या बीटा डिके। ठीक है, डिके का मतलब होता है क्षय, तो इसी हिसाब से आप रेडियो सक्रिय क्षय को रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन के अलावा रेडियो एक्टिव डिके भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे अल्फा कण की परिभाषा हमने क्या बोल के दी थी कि जब किसी नाभिक के भीतर से अल्फा कण निकलते हैं और वो स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है तो इस प्रकार के क्षय को अल्फा कण क्षय बोलते हैं। या हम लोग इस प्रकार से भी तो बोल सकते हैं कि वह रेडियो सक्रिय क्षय जिसमें कोई अस्थायी नाभिक अपने भीतर से बीटा कणों का उत्सर्जन करके स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है, क्या कहलाता है? वो बीटा कण क्षय या बीटा क्षय कहलाता है। अब बीटा क्षय में जान लीजिए पहले बीटा कण क्या क्या होते हैं। बीटा कण इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या पॉजिट्रॉन हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, लेकिन पॉजिट्रॉन से आपका परिचय पहली बार हो रहा होगा। ठीक है, तो ये जान लीजिए इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के ना केवल नाम मिलते हैं बल्कि इनका सब कुछ पूरा बायोडेटा मिलता है। इसका कहने का मतलब ये है कि जितना ऋणात्मक आवेश इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही धनात्मक आवेश पॉजिट्रॉन पे होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹
कूलाम, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग माइनस ई बोलते हैं ना, इलेक्ट्रॉन पे माइनस ई का चार्ज है, और पॉजिट्रॉन पे ठीक इतना ही प्लस का चार्ज होता है, यानी कि प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं प्लस का ई, ये चीज है ना। तो इलेक्ट्रॉन पे जितना नेगेटिव चार्ज, पॉजिट्रॉन पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज, और जो द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का वही द्रव्यमान पॉजिट्रॉन का, दोनों के द्रव्यमान भी सेम है, दोनों के चार्जेस भी सेम है, समझिएगा, ठीक है। दोनों के द्रव्यमान सेम है, दोनों के चार्जेस सेम है, बट नेचर अपोजिट है, मतलब पॉजिट्रॉन प्लस में होगा, इलेक्ट्रॉन माइनस में होगा, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, आइए। तो यहां से अब हम लोग एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। कहते हैं, देखिए यहाँ पे अल्फा कण तो केवल एक सिंगल था, ठीक है। यहाँ पे बीटा कण दो प्रकार के हैं, तो बीटा कण में क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा या बीटा कण के रूप में पॉजिट्रॉन निकलेगा, इसके बिहाफ पर हम लोग बोलेंगे कि परमाणु क्रमांक में कितने की कमी या कितने की वृद्धि होगी, ठीक है। चलिए इसको हम लोग एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, ठीक है। अभी यहां देखिए, अगर किसी नाभिक से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन देखिए मैंने आपको यहां बताया है, इलेक्ट्रॉन को आप हम लोग इस तरह से लिखेंगे, बीटा कण इलेक्ट्रॉन भी है, बीटा कण पॉजिट्रॉन भी है, इसलिए दोनों के लिए यहां बीटा का चिन्ह तो लगेगा, ठीक है। अब अगर अपॉन यहां नीचे परमाणु क्रमांक की जगह -1 लिखा है तो समझ जाइएगा वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्योंकि ऐसे से याद कर लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का साइन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निगेटिव होता है, तो यहाँ पे नीचे परमाणु क्रमांक की जगह -1 होगा, और पॉजिट्रॉन का चार्ज प्लस में होता है, तो पॉजिट्रॉन के लिए परमाणु क्रमांक की जगह पे +1 होगा, ठीक है। तो अगर किसी भी नाभिक से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो होगा क्या, उसके परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाएगी। देखिए फास्फोरस ने एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो उसके परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो गई, 15 से 16 हो गया, ठीक है, जबकि द्रव्यमान संख्या में कोई भी चेंज नहीं हुआ। इसी प्रकार यहां देखिए, सोडियम ने क्या किया, एक पॉजिट्रॉन को निकाला है, जब पॉजिट्रॉन निकलेगा तो पॉजिट्रॉन का चार्ज यहाँ पे प्लस में है, ठीक है, पॉजिट्रॉन के परमाणु क्रमांक की जगह पे +1 लिखा है, तो यहाँ पे परमाणु क्रमांक 1 कम होना चाहिए, क्योंकि भाई अभिक्रिया के दोनों पक्षों में परमाणु क्रमांक यानी कि प्रोटॉनों की संख्या बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा आपको पहले चैप्टर में बताया गया था। आवेशों का संरक्षण, आवेशों का एक गुण होता है कि आवेशों का संरक्षण होना चाहिए। किसी भी नाभिकीय अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कुल आवेश अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद एक जैसे होने चाहिए, ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 11 है तो यहाँ पे 10 होगा, तभी तो 10 + 1 मिलकर ये भी 11 हो जाएगा और बराबर होगा, ठीक है। ये रिएक्शन अभी तक पूरी तरह से सही नहीं है, क्यों, क्योंकि जब भी किसी भी नाभिक से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस नाभिक के साथ ही साथ एक और कण निकलता है, उसे बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो, उसे बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। अब इधर देखिए, जब भी किसी नाभिक से कोई पॉजिट्रॉन निकलता है तो उस पे एक, उसी के साथ एक कण निकलता है, उसे हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिनो, ठीक है। न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, जैसे पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अपोजिट हैं, वैसे ये भी हैं, ठीक है। तो इतना याद रखिए, इलेक्ट्रॉन निकला है तो उसके साथ एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा, और अगर पॉजिट्रॉन निकला है तो उसके साथ न्यूट्रिनो निकलेगा, ठीक है। चलिए, ये तो बीटा कण का क्षय यानी कि बीटा क्षय जो है वो समाप्त हुआ। अब हम लोग थर्ड टाइप पे चलेंगे। तीसरा जो है वो गामा क्षय है, यानी कि गामा डीके। गामा डीके क्या होता है, गामा डीके है, देखिए गामा डीके का मतलब क्या होता है कि अब यहां पे कोई कण नहीं निकलने वाला है। जैसे अल्फा कण में, अल्फा क्षय में अल्फा कण निकले थे, बीटा क्षय में बीटा कण निकले थे, ठीक है। गामा के कोई कण नहीं होते, गामा अपने आप में एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। अच्छा, अब इसको समझेंगे हम लोग, ठीक है। यहां पे पहली बात तो ये जान लीजिए, दिमाग में रख लीजिए कि कोई भी कण नहीं निकलने वाला है, ठीक है। होता क्या है, जब किसी पर, जैसे हम किसी मशीन से काम करते हैं तो वो मशीन बार बार चलते चलते क्या होती है, गर्म हो जाती है ना, बिल्कुल वैसे ही होता क्या है कि जब भी हम किसी परमाणु के नाभिक से अल्फा कण, बीटा कण वगैरह निकलते हैं रेडियो सक्रिय क्षय की प्रक्रिया के दौरान, तो होता क्या है, वो नाभिक क्या होता है, उत्तेजित हो जाता है, ठीक है, उत्तेजित हो जाता है। अच्छा, हमने पहले अभी परमाणु चैप्टर पढ़ लिया है, हमको पता है कि परमाणु में ऊर्जा स्तर जो होते हैं, उन ऊर्जा स्तर के बीच में ऊर्जाओं का जो अंतर होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का होता है, ठीक है। जैसे आपको पता है हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है,
माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। n बराबर 1 में ऊर्जा कितनी होती है, याद आ रहा होगा आपको, ठीक है। n बराबर 1 में ऊर्जा कितनी होती है, E1 का मान होता है माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। n बराबर 2 में ऊर्जा कितनी होती है, E2 का मान जो होता है वो माइनस में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। n बराबर 3 में ऊर्जा कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। वही चीज है ना कि जैसे जैसे आप n का मान बढ़ाते जाएंगे ऊर्जा का मान भी चेंज होता जाएगा। लेकिन अगर आप देखें किन्हीं दो ऊर्जा स्तर की ऊर्जा के बीच का जो अंतर निकालेंगे, किन्हीं भी दो ऊर्जा स्तर के बीच ऊर्जाओं का अंतर निकालेंगे तो वो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का मिलेगा। जैसे इसको माइनस करिए 10.4 मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि परमाणु में ऊर्जा स्तरों के बीच ऊर्जाओं का अंतर कितना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का है। परंतु होता क्या है, हम बात कर रहे हैं नाभिक की, क्योंकि ये सारे कण अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरणें, ये सब कहां से निकल रही, नाभिक से निकल रही हैं, ठीक है ना। चलिए, तो नाभिक से जब ये सारी किरणें निकलेंगी, ये सारे कण निकलेंगे, तो होता क्या है, वो नाभिक उत्तेजित हो जाता है। लेकिन दोस्तों जैसे परमाणु के भीतर ऊर्जा स्तर होते हैं वैसे नाभिक के भीतर भी ऊर्जा स्तर होते हैं, लेकिन अंतर केवल इतना है कि परमाणु के केस में अगर हम बात करें तो ऊर्जा स्तरों के मध्य ऊर्जा का जो अंतर होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का होता है, जबकि नाभिक के केस में क्या होता है, ऊर्जा स्तरों के बीच ऊर्जाओं का जो अंतर होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का नहीं बल्कि मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का होता है। तो जब भी नाभिक से अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरणें निकलती हैं, नाभिक उत्तेजित हो जाता है। फिर जब वो उत्तेजित नाभिक अपनी मूल अवस्था में लौटता है तो जितनी एनर्जी का डिफरेंस होता है उतनी एनर्जी क्या करता है, वो रिलीज करता है। जैसे परमाणु उत्सर्जन के समय जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन आते हैं तो एनर्जी का डिफरेंस जो है वो निकाल देते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। वैसे ही जब नाभिक उत्तेजित हो जाता है और फिर वापस वो मूल अवस्था में आता है तो जितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको वो रिलीज कर देता है, ठीक है। और वो एनर्जी गामा रेस के फॉर्म में रिलीज होती है, ठीक है। आप देख सकते हैं, आप ये वाला फॉर्मूला लगा के चेक कर सकते हैं, बोहर का आवृत्ति संबंध, ठीक है, कि एच न्यू इज इक्वल टू कितना होता है, डेल्टा ई। अगर ऊर्जा स्तर के मध्य ऊर्जाओं का अंतर जो है वो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, मतलब कि 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का है, ठीक है। तो आप यहां से न्यू की वैल्यू निकाल लीजिए। न्यू की वैल्यू आपको जो आएगी, आप देखिएगा विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो स्पेक्ट्रम लिखाया था उसमें जाके चेक करिएगा, यहां से जो आवृत्ति का मान निकलेगा उतनी आवृत्ति केवल और केवल गामा तरंगों की होती है। इसीलिए गामा किरणें या गामा तरंगों के रूप में नाभिक ऊर्जा का उत्सर्जन करता है जब वो उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में लौट आता है। तो ठीक है, चलिए इतना सा कॉन्सेप्ट है बस इसका। चलिए ये हो गया। अब दोस्तों हम लोग इस पे जुड़े कुछ क्वेश्चन देखेंगे। कुछ ऐसी अभिक्रियाएं आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी जो रेडियो सक्रिय क्षय से जुड़ी हुई है। आपको केवल उन अभिक्रियाओं को पूरा करना है, वो शॉर्ट में आती हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ओके दोस्तों, चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे और इस तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं उसको देखेंगे। अभी तक हमने अल्फा कण क्षय, बीटा कण क्षय और गामा क्षय ये हम लोग ने पढ़ा है। इसी पे आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि अभिक्रियाओं के रूप में आते हैं। आपको ये सारी अभिक्रियाओं को पूरा करना है। देखने से लग रहा होगा ये कोई केमिस्ट्री की रिएक्शन नहीं है, इसे हम लोग नाभिकीय अभिक्रिया बोलते हैं। जो आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया होती है, ये आपकी नाभिकीय अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें केवल और केवल पूरा नाभिक पार्टिसिपेट करता है, केवल नाभिक ही इस अभिक्रिया में योगदान देता है, परमाणु नहीं। जबकि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, पूरा परमाणु अभिक्रिया में भाग लेता है। यहां क्या हो रहा है, केवल नाभिक जो है वो भाग लेगा, पूरा परमाणु नहीं, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, यहां देखिए समीकरण के बाएं पक्ष और दाएं पक्ष, इस तरह के क्वेश्चन को करने का केवल एक तरीका है, समीकरण के बाएं पक्ष और दाएं पक्षों में आवेशों को बराबर करिए। देखिए यहां आवेश कितना है, 17, क्योंकि 17 प्रोटॉन है, 17 आवेश है, प्लस का 17 ही। यहां देखिए कितना आवेश है, 16 और 2 18, यानी कि यहां पे एक आवेश आपको जोड़ना पड़ेगा। तो यानी कि यहां पे कुछ ऐसा रखा जाएगा, यहां पे कोई ऐसा तत्व आएगा जिसका परमाणु क्रमांक 1 है, ठीक है, इतना तो तय है। यहां पे कोई ऐसा तत्व आएगा जिसका परमाणु क्रमांक 1 है, तभी तो 17 + 1 18 होगा, और इधर भी 16 + 2 18 है। आइए अब द्रव्यमान संख्या को देखिए, यहां द्रव्यमान संख्या कितनी है, 32 + 4 36, और यहां 35 है, यानी कि यहां पे कोई ऐसा तत्व आएगा जिसका द्रव्यमान संख्या भी 1 होनी चाहिए। अब आप बताइए, ऐसा कोई तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 1 हो, द्रव्यमान संख्या भी 1 हो, ऐसा केवल एक ही तत्व है, वो है हाइड्रोजन।
और 1H1। हाइड्रोजन भी 3 प्रकार के होते हैं, मैं आपको बता दूं, शायद आप जानते भी होंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रोटियम, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोटियम। और दूसरा होता है 1H2, इसको बोलते हैं ड्यूटीरियम, ठीक है, इसको बोलते हैं ड्यूटीरियम। और तीसरा होता है 1H3, इसको बोलते हैं टाइट्रियम या ट्राइट्रियम, ठीक है। आपको बता दूं, ये जो टाइट्रियम होता है लास्ट वाला 1H3, ये रेडियो एक्टिव होता है। और ड्यूटीरियम को हम लोग सामान्य भाषा में भारी हाइड्रोजन भी बोलते हैं, ठीक है, भारी हाइड्रोजन भी बोला जाता है इसको, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये क्या है, ये प्रोटियम है। चलिए अभी सेकंड वाले को देखते हैं। यहां देखिए प्रोटॉन्स कितने हैं, 3 2 5, यहां प्रोटॉन 5 है, यानी कि यहां पे कोई ऐसा तत्व आएगा जिसका परमाणु क्रमांक 0 होना चाहिए, बिकॉज अगर यहां कुछ होगा तो वो एक्सीड कर जाएगा। दाएं पक्ष में देखिए टोटल प्रोटॉन्स कितने हैं, 3 2 5, यहाँ बाएं पक्ष में प्रोटॉन कितने हैं, यहाँ 5 है, तो यहाँ 0 ही होना पड़ेगा, ठीक है। आइए इसको देखिए, यहाँ पे द्रव्यमान संख्या कितनी है, 7 और 4 11, यहाँ पे 10 है, इसका मतलब यहाँ पे द्रव्यमान संख्या 1 होनी चाहिए, ठीक है। अब इस चीज को समझिएगा भाई, ऐसा कौन सा तत्व होगा, ऐसा कौन सा तत्व होगा जिसका परमाणु क्रमांक 0 है, द्रव्यमान संख्या 1 है, वो होगा न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन को हम लोग इस तरह से लिखते हैं 0n1, ठीक है, 0n1, परमाणु क्रमांक 0, द्रव्यमान संख्या 1, और वो तत्व कौन सा हो जाएगा, न्यूट्रॉन, एक कण हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी आगे आइए, थर्ड वाले में देखिए, यहाँ पे कितना है, 13 + 0, कितने प्रोटॉन्स है, 13 प्रोटॉन है, यहाँ पे 12 प्रोटॉन है, इसका मतलब यहाँ पे एक प्रोटॉन होना चाहिए, तभी तो 12 + 1 13 = 13। द्रव्यमान संख्या देखिए 27 + 1 28, यहाँ 27 है, यहाँ भी द्रव्यमान संख्या 1 होनी चाहिए, परमाणु क्रमांक 1, द्रव्यमान संख्या 1, कौन सा तत्व है, हाइड्रोजन, ठीक है, यानी कि प्रोटियम। चलिए फोर्थ पे आइए, बाएं पक्ष में कुछ भरना है आपको, तो दाएं पक्ष को देखिए, 4 + 0 मतलब 4, यहाँ पे द्रव्यमान संख्या कितनी आएगी, परमाणु क्रमांक कितना होगा, 4, तो यहाँ पे 3 + 1 करना पड़ेगा, ठीक है। द्रव्यमान संख्या देखिए 7 + 1 8, यहाँ पे कितना है, 6 है, तो इसका मतलब द्रव्यमान संख्या 2 होगी, तो 1H2 यानी कि ड्यूटीरियम बन जाएगा, ये रहा, ठीक है। फिफ्थ वाले को देखिए, बाएं पक्ष में परमाणु क्रमांक कितने हैं, 4 + 2 6, और दाएं पक्ष में भी 6 है, इसका मतलब यहाँ पे कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। आइए द्रव्यमान संख्या की बात करते हैं। द्रव्यमान संख्या यहाँ पे 9 और 4 13, यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे कितनी होगी, 1, और ये होगा न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन होगा क्योंकि परमाणु क्रमांक 0 है, द्रव्यमान संख्या 1 है, ठीक है। 6 वाले को देखिए, यहाँ पे 3 + 1 4, यहाँ देखिए 0, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे 4 होना चाहिए। और देखिए द्रव्यमान संख्या 7 + 2 9, और यहाँ पे 1 है, यानी कि द्रव्यमान संख्या 8 होनी चाहिए। अब आप सोचेंगे ऐसा कोई तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 4 हो, द्रव्यमान संख्या 8 हो, ऐसा कोई तत्व आपको मिले ना मिले, लेकिन आप ये भी तो सोच सकते हैं, आप इसको इस तरह से नहीं लिख सकते क्या, H4 होता है, अगर एक अल्फा कण के लिए परमाणु क्रमांक 2 है, द्रव्यमान संख्या 4 है, तो 2 अल्फा कणों के लिए परमाणु क्रमांक 4 हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या डबल हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2 अल्फा कण निकलेंगे, ठीक है। 2 अल्फा कण को आप इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 × 2He4, या ऐसे नहीं अच्छा लग रहा है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 2 अल्फा कण, शब्दों में भी लिख सकते हैं कि 2 अल्फा कण निकलेंगे, ठीक है। अच्छा लास्ट वाले को देखिए, यहाँ पे रेडॉन जो है वो चेंज हो रहा है, रेडॉन चेंज हो रहा है, इसमें देखिए परमाणु क्रमांक यहाँ तो केवल 88 है, यहाँ पे 86 है, तो यहाँ पे एक ऐसा तत्व आना चाहिए जिसका परमाणु क्रमांक 2 हो, और द्रव्यमान संख्या देखिए 226 222, 4 का डिफरेंस है, परमाणु क्रमांक 2, द्रव्यमान संख्या 4, ऐसा केवल एक ही तत्व हो सकता है, वो है हीलियम, बस दैट्स ऑल, ठीक है, इतना हो गया। तो दोस्तों यहां से हमें एक चीज देखने को मिल रही है, वो ये है कि कैसे हम अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरण क्षय को पढ़ने के बाद इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में केवल हमारा यही कॉन्सेप्ट लगता है कि अल्फा कण क्षय, बीटा कण क्षय और गामा किरण क्षय क्या होते हैं और कैसे कैसे परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या में इनके कारण चेंजेस आते हैं, बस इतना देखना है हमको, ठीक है। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों इसी तरह के बाकी सारे क्वेश्चंस हैं, आप वो क्वेश्चन ट्राई करिएगा और इस पे पकड़ बनाइए क्योंकि ये एग्जाम में आता है, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। इस सेशन से जुड़े नोट्स प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके क्लिक कीजिए। ओके दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।